रीबर्थ ऑफ यंग क्वीन ऑफ रॉयल किंग एपिसोड 4। श्रीना जल्दी से परेशान होते हुए सीढ़ी से नीचे आई और नाटक करते हुए बोली, इहान, आश्वी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? इहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने प्यार से आश्वी को खड़ा किया और उसे सोफे पर बैठा दिया। अभय ने पानी लाकर इहान को दिया और इहान ने आश्वी को पीने के लिए कहा। श्रीना बोले जा रही थी, आर यू ओके इहान? पता नहीं ये सब कैसे? इहान ने दांत पींचते हुए गुस्से में श्रीना का गला दबाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना को दर्द देने का सोचने की? सभी ये देखकर हैरान हो गए। निहार इहान के पास जाते हुए बोला, क्या कर रहा है ईव? इहान दांत पींचते हुए बोला, इसने मेरी सोना को मारने की कोशिश की, मैं इसे मार डालूंगा। निहार उसे रोकते हुए बोला, क्या बोल रहा है? वह ऐसा क्यों करेगी? श्रीना को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, वह खांस रही थी। सभी परेशान थे कि इहान कहीं श्रीना को मार ना डाले, लेकिन आश्वी सोफे पर मस्त बैठकर ये सब एंजॉय कर रही थी। निहार गुस्से में बोला, पागल है क्या? मर जाएगी वह। आश्वी यह सुनकर इहान के पास आकर उसे रोकते हुए बोली, इहान प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें इसका ध्यान रखने के लिए कहा था। इहान दांत पींचते हुए बोला, लेकिन इसने तुम्हें दर्द देने की कोशिश की। आश्वी बोली, इहान तुम्हें पता है मैं किसी को बचाने वालों से बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन प्लीज इसे छोड़ दो मेरे लिए, आपने पापा को की हुए प्रपोज के लिए। इहान ने श्रीना को छोड़ दिया। आश्वी एक हल्की मुस्कान के साथ इहान के गले लग गई। इहान खुद को कंट्रोल करते हुए आश्वी के बालों को सहलाने लगा। श्रीना खांस रही थी। दो लड़की उसे वहां से लेकर चली गई। इहान और आश्वी दोनों अपने कमरे में चले गए। इहान कुछ सोच रहा था और आश्वी उसके गोंद में सर रखकर लेटी हुई थी। इहान बोला, तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? आश्वी बोली, सच कहूं तो लोगों के सामने मुझे एक संस्कारी हीरोइन बनना था। इहान ने आंखें छोटी कर आश्वी को देखा। आश्वी मुस्कान के साथ बोली, कम ऑन, मुझे भी उसके साथ मस्ती करने दो, उसे जालने दो। वेल, तुम्हारा गुस्सा देखकर वो अब कुछ नहीं करेगी, शायद इसलिए मैं उसे और भी जला सकती हूँ तुम्हारे साथ रहकर। इहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद, पर अफसोस हम कल यहां से जा रहे हैं। आश्वी झट से बिस्तर पर बैठकर बोली, वट? लेकिन क्यों? अभी तो मजा आ रहा था। इहान बोला, जान, हमें और भी कहीं जगह घूमना है तो। आश्वी वहां से जाते हुए बोली, मुझे यहां और कुछ दिन रहना था। इहान बोला, सोना कहाँ जा रही हो? आश्वी बोली, बाहर, आखिर न्यूयॉर्क का लास्ट नाइट तो अच्छे से देख लूं। इहान गहरी सांस लेकर बोला, कमाल की है ये लड़की। तभी निहार और अभय वहां आ गए। निहार बोला, तेरा आम कैसा है और पीठ की चोट? इहान बोला, ठीक हूं मैं। निहार बोला, हाँ दिखता है, आजकल कुछ ज्यादा ही गोली नहीं लग रही तुझे? इहान बोला, लगा कहाँ है, मैंने तो लगवाया है। निहार बोला, मतलब? इहान बिस्तर से खड़ा होकर बोला, पीठ पर गोली खा ली आश्वी को मरने के लिए, और हाथ पर खुद गोली मार ली आश्वी को पास रखने के लिए। अभय और निहार हैरान होकर बोले, व्हाट? इहान बोला, ऑफ कोर्स। निहार बोला, सभी को मौत देकर खुद गोली क्यों खाली ली, किसी से लगवा देता? इहान बोला, वो क्या है ना, किसी और से गोली खाना ऐसा एहसास दिला रहा था कि मैं कमजोर हूं, इसलिए सभी को मारने के बाद खुद को ही गोली मार लिया। निहार बोला, कमाल है तू भी। इहान बोला, हाँ ठीक है, अब तुम दोनों जाओ यहां से। वो दोनों वहां से चले गए। इहान बालकनी में खड़ा होकर चांद को देखते हुए मन में बोला, आदिश जैसा पावरफुल आदमी एक 16 साल की बच्ची को क्यों ढूंढ रहा है? आखिर इस बच्ची में ऐसा क्या है? आश्वी भी चांद को देख रही थी। वह मन में बोली, माँ आपकी बहुत याद आती है। उस दिन गुस्से में मैंने नंदी पर छलांग लगा दिया, तब सिर्फ खुद का सोच रही थी। आप ठीक तो होंगी ना मेरे बिना? आपको पता है मुझे नई लाइफ मिली है, जैसे मैंने सोचा था मैं यहाँ बहुत अमीर हूँ, लेकिन आप नहीं हो मेरे साथ। मैंने प्रपोज किया था ना कि आपको एक बेस्ट लाइफ दूंगी, मैं वह जरूर पूरा करूंगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, तो तुम भी यहाँ हो? आश्वी ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़कर कहा, तुम यहाँ देखो, मेरा झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। श्रीना बोली, कम ऑन, मुझे भी तुमसे झगड़ा नहीं करना। मैंने देखा है इहान के आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत, उसको हर किसी ने छोड़ा है, तुम कभी ऐसा मत करना। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, मेरे जैसी बहुत लड़की मिलेगी तुम्हें जो इहान को चाहती है। आश्वी मुस्कान के साथ बोली, डोंट वरी, मैं सभी को संभाल लूंगी। श्रीना भी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। आश्वी ने फिर चांद को देखा। एक औरत आपने आंगन के पेड़ के नीचे बैठकर चांद को दे रही थी, उसके आंखों में आंसू थे।
एक आदमी शराब पीते हुए आपने घर के अंदर जाने लगा। वो उस औरत की तरफ देखकर बोला, ओ मालती जी, चांद को देखते रहने से वह महापापी लड़की वापस नहीं आने वाली, मर गई है वह। ये कहकर वो आदमी घर के अंदर आकर जमीन पर ही लेट कर कहने लगा, किनारे से उठाई हुए लड़की के लिए इतना प्यार, गंधे है सब। दीवार के पास खड़ी छोटी बच्ची आपने पापा को ऐसे देखकर रोते हुए आंगन में बैठी अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि निकिता दी को आपने किनारे से उठाया था। उस रोते ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बदकिस्मत हूं मैं जो वह मेरा अपना अंश नहीं है। इतनी सी थी जब मिली थी मुझे, उसके कदम घर पर पड़ते ही तो हमारी जिंदगी आई और माँ का असली सुख मिला मुझे, लेकिन तेरे नालायक बाप ने कभी उसकी कदर नहीं की। लक्ष्मी थी वह हमारे घर की, वह चली गई तो सब कुछ चला गया, मेरा काम चला गया, तेरी पढ़ाई रुक गई। सुबह का वक्त, छोटी बच्ची मालती को तैयार होते देखकर बोली, माँ आप कहाँ जा रही हैं। मालती जी बोली, तेरे चचेरे भाई ने तेरी दी के मरने से पहले हमसे पैसा लेकर शहर चला गया था। तेरे चाचा से बहुत दिन न पैसों के बारे में कहा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पड़ोसी से पता चला है वह शहर में कहीं बड़ी कंपनी में काम करता है। शहर जाकर आपने पैसे ले आऊंगी, कुछ दिन खाने के लिए तो हो जाएगा उन पैसों से। तो यही रह और अपना ध्यान रखना। छोटी बच्ची बोली, माँ मुझे भी लेकर चली ना। मालती जी उस बच्ची के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं रे, इतने पैसे नहीं हैं कि गाड़ी में जाऊं, चलकर शहर जाना होगा और यहाँ से शहर बहुत दूर है, चलते चलते शायद कल पहुंच जाऊं। तू जाएगी तो तेरा पैर दर्द करेगा और घर का ख्याल भी तो किसी को रखना है। वो बच्ची बोली, नहीं माँ मुझे भी जाना है, घर का ध्यान बाबा रखेंगे ना। मालती जी गुस्से में बोली, वह तेरा शराबी बाप घर का ध्यान रखेगा। अगर उसे घर का ध्यान रखना आता तो मुझे ये फटी हुई साड़ी पहनकर शहर नहीं जाना होता, तो यही रहेगी बस। वो बच्ची सर नीचे कर खड़ी हो गई। मालती जी ये देखकर प्यार से समझाते हुए बोली, मीनू तो बड़ी हो गई है ना, घर का और खुद का ध्यान नहीं रख पाएगी। मीनू नजरें ऊपर कर बोली, रख लूंगी। मालती ने मीनू को गले लगा लिया। मीनू बोली, माँ दी होती तो ये सब नहीं होता ना, दी हमारे लिए लकी थी ना। मालती बोली, हाँ तेरी दी हमारे लिए बहुत लूकी थी। मीनू बोली, लूकी नहीं माँ लकी। मालती जी बोली, वही तो कहा लूकी। मीनू मालती से दूर होकर हंसते हुए बोली, क्या मादी सही कहती थी, उनके मरने के बाद भी तू इंग्लिश को सही नहीं बोल पाएगी, शायद देख उसने सच कहा था। मीनू ने मालती जी की तरफ देखा तो उनके आंखों में आंसू थे। मीनू फिर मालती के गले लगकर बोली, सॉरी माँ, मैंने फिर दी की बात कर दी। प्राइवेट जेट, निहार, इहान और अभय बातें कर रहे थे। आश्वी इहान के कंधे पर सर रखकर उनके बातों को समझने की कोशिश कर रही। अभय बोला, रो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने के लिए आपको कल जाना चाहिए। आश्वी बोली, मैं भी चल सकती हूँ क्या। इहान ने आंखें छोटी कर उसे देखते हुए कहा, क्यों। आश्वी बोली, कल भी मेरी छुट्टी है, इसलिए मैंने सुना है ये कंपनी टॉयज बनाती है। इहान बोला, किससे सुना तुमने। आश्वी ने निहार की तरफ उंगली पॉइंट किया और कहा, इनसे। निहार इधर उधर देखने लगा, फिर अपना फोन निकालकर बोला, हेलो कौन। इहान उससे घूरते हुए बोला, हम फिलहाल उड़ रहे हैं। निहार छोटी हंसी के साथ फोन को पॉकेट में रख लेता है। आश्वी बोली, बताऊं ना, मैं चल सकती हूं ना। इहान बोला, वो कोई टॉय कंपनी नहीं है। आश्वी बोली, तो। इहान बोला, खैर मैं तुम्हें दूसरी कंपनी ले चलूंगा। आश्वी बोली, वो कंपनी क्यों नहीं। इहान बोला, वो उतना कुछ खास नहीं लगता, इसलिए अब जाकर सो जाऊं। आश्वी बोली, ओके, मुझे तो बस घूमने से मतलब है, ये कहकर वहां से चली गई। इहान ने निहार के ऊपर गन पॉइंट कर कहा, ये तुझे खिलौना लग रहा है। निहार थूक निगल कर बोला, नहीं वो बस। इहान बोला, चल इस टॉय से गेम खेलते हैं। निहार बोला, अरे ईर में क्या बताता कि रो एक वेपन कंपनी है। इहान कुछ कहता उससे पहले ही आश्वी की एग्जिटिंग आवाज आई, वाह, क्या तुम वेपन किंग हो, किसी नॉवल हीरो की तरह। इहान बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था। आश्वी मुंह बनाकर बोली, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। अभय मन मन मुस्कुराने लगा। इहान आंखें छोटी कर आश्वी को देख रहा था। निहार चिल्लाते हुए बोला, कूल जाना ब्रो, तुझे बुला रही है। इहान वहां से जाते हुए निहार की तरफ एक गोली चलाकर चला गया जो उसके कंधे के थोड़ी दूरी से जाकर पीछे के दीवार पर लगा। इहान आश्वी को लेकर वहां से चला गया। इहान दरवाजा बंद कर आश्वी के करीब होकर बोला, क्या हुआ जान, मेरी आदत हो गई है क्या। आश्वी इहान के कॉलर को खींचकर इहान के चेहरे को आपने एकदम करीब कर बोली, अब आदत डाल ही दी है तो। इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई।
वो बोला बड़ा रोमांटिक हो रही हो आज, बात क्या है? आशवी बोली पता नहीं तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। इहान बोला सच में? आशवी बोली हाँ। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। वह अपनी कठोर आवाज में बोला मिली वह? सामने खड़े आदमी ने कहा नहीं मिली। वो आदमी गुस्से में बोला क्या तुम्हें पता है ना वो बच्ची हमारे लिए कितनी जरूरी है, और तुम कह रहे हो हमें वह नहीं मिली। क्या फायदा तुम लोगों को काम पर रखने का, चले जाओ यहां से। एक बूढ़ा आदमी जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था वह बोला क्या हो गया है तुम है शाश्वत, क्यों पागलों की तरह उस 16 साल की बच्ची को ढूंढ रहे हो तुम? शाश्वत बोला दादा आपको वाकई नहीं पता, वो मेरी बहन है, मुझे उसे ढूंढना है उससे पहले कोई और उसे ढूंढ ले। वो बूढ़ा आदमी बोला वो मर चुकी है शाश्वत। शाश्वत बोला आपको अच्छे से पता है दादा, उसकी रीबर्थ हो सकती है। वो बूढ़ा आदमी बोला अरे वो बेचारी यहां एंजॉय करना चाहती थी। शाश्वत रोशनी की तरफ आते हुए बोला बस बहुत हुआ अब उसे हमारे साथ जाना होगा। शाश्वत ने किसी राजा की तरह कपड़े पहन रखा था जो सफेद रंग का था। वो काफी हैंडसम थे। आशवी घर आ गई। काशी जी उसे गले लगाकर बोली आ गई मेरा बच्चा, घूमने जाकर कैसा लगा? आशवी मुस्कान के साथ बोली बहुत ज्यादा अच्छा, पता है आने से पहले बहुत जगह घूमे हैं हम, बहुत ही खूबसूरत था वो जगह। आशवी को खुश देखकर सभी खुश थे। मालती का पति शराब पीते हुए घर आ रहा था कि तभी एक आदमी ने उससे पूछा क्या यह निकिता का घर है? मालती का पति बोली नहीं ये घर उस नाजायज का बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी जिसने ट्रेंच कोट और सर पर टोपी पहन रखा था, उसने आपने टोपी को उतारा तो मालती का पति शौक होकर 2 कदम पीछे चला गया। उस आदमी के सर की जगह वहां कुछ काले काले छोटे पक्षी उड़ रहे थे। उस आदमी ने मालती के पति का गला दबा दिया और कहा बता कहाँ है सी प्रिंसेस निकिता। मालती के पति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रूक रूक कर बोला वह मर चुकी है। वो आदमी बोला उसके शरीर को कहाँ सत्कार क्या था? मालती का पति उंगली दिखाते हैं बोला वहां। उस आदमी ने मालती के पति को धक्का दिया और उस तरफ चला गया। उस आदमी ने उस जगह को छुआ तो उसके चेहरे से वो छोटे छोटे पक्षी हट गए। उसने अपनी आंखें बंद ली फिर झट से अपनी आंखें खोलकर बोला पुनर्जन्म। सुबह का वक्त तियारा ने आशवी को कॉल किया। आशवी ने नींद भरी आवाज में कहा हेलो। तियारा बोली आशवी हम कहीं घूमने चले। आशवी बोली नहीं मैं आज इहान के साथ कंपनी देखने जा रही हूँ। तियारा बोली वाव कौन सी कंपनी है? आशवी बोली कुछ ब्लू राइट कंपनी। तियारा बोली वाव वर्ल्ड का फेमस फैशन कंपनी है वो, लेकिन एक मिनट ये तो रॉयल किंग की कंपनी है। आशवी बोली शायद वो दोनों पार्टनरशिप करने वाले हैं। तियारा बोली क्या सच में? आशवी बोली पता नहीं। तियारा बोली काश में रिपोर्टर होती यह खबर हेडलाइन पर लिखती। आशवी के कॉल पर इहान का कॉल आने लगा। आशवी बोली ओके बाय, इहान कॉल कर रहा है। आशवी ने कॉल उठाया तो इहान की आवाज आई जान मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। आशवी बोली ओके। कुछ देर बाद आशवी व्हाइट लॉन्ग टॉप एंड ब्लू जीन्स पहनकर बाहर आई। इहान जो कार से टिक कर खड़ा था वह आशवी को प्यार से देखे जा रहा था। उसे आज ब्राउन शर्ट एंड ब्लैक पंत पहन रखा था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ब्लू राइट कंपनी के बाहर पसीने से भीगी हुए एक औरत, वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने पुरानी साड़ी पहन रखा था। वह काउंटर के पास जाकर बोली जी मुझे अमर कुमार से मिलना है। काउंटर पर खड़ा लड़का बोला माम विदाउट परमिशन आप किसी से नहीं मिल सकते। ये सुनकर मालती जी परेशान होकर बोली देखो बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ, थोड़ी मदद कर दो। वो लड़का कुछ सोचकर बोला ओके मैं मिस्टर अमर से पूछती हूँ कि वो आपसे मिलेंगे या नहीं। मालती जी मुस्कान के साथ बोली धन्यवाद बेटा। उस लड़के ने अमर कुमार को कॉल किया। वो लड़का बोला हेलो सर आपसे मिलने एक लेडी आई है, उनका नाम। मालती जी बोली मालती। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उस लड़के ने ओके सर कहा और फोन काट दिया। मालती जी उस लड़के का कुछ कहने का इंतजार करने लगी। वो लड़का बोला वो इस वक्त बहुत बिजी है, वो आपसे बात नहीं कर सकते, आप थोड़ा इंतजार करें। तभी सभी की अफरा तफरी मच गई। मालती जी सोफे पर बैठकर इतने बड़े और सुंदर कंपनी को देखने लगे। एक लड़की ने आकर उन्हें जूस दिया। मालती जी ने ग्लास लेते हुए कहा सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली आज लेडी बॉस और बॉस कंपनी देखने आए हैं। वो लड़की वहां से चली गई। मालती जी मन में बोली पुराने कपड़े पहनकर गांव की शादी में भी जाती तो मजाक बन जाता। इतनी बड़ी कंपनी सब मुझे उनके समान सोच रहे हैं।
क्या सभी शहर के लोग ऐसे ही हैं? लोगों के घेरे के बीच इहान और आशवी अंदर आ गए। पर्सनल लिफ्ट से दोनों टॉप फ्लोर पर चले गए। कुछ ही देर में इहान की मीटिंग स्टार्ट हो गई तो आशवी कंपनी देखने के लिए नीचे आ गई। सुबह सा दोपहर हो चुकी थी, लेकिन मालती जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। वो हर 1 घंटे बाद काउंटर पर जाकर अमर का खबर ले रही थी। आशवी को वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो वहां के कपड़े देख रही थी जो काफी खूबसूरत थे। मालती जी वापस काउंटर के पास गई तो उस लड़के ने गुस्से में कहा, अरे कितनी बार कहूं, वो बिजी हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते और इससे ही पता चल रहा है वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। वो तो हमारे सर ने कहकर रखा है कि गरीब हो या अमीर सभी को समान देखना है, इसलिए सब आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। बना गरीब के मुंह कौन ही लगना चाहेगा। मालती जी के आंखों में आंसू आ गए। आशवी भी बाहर आकर काउंटर की तरफ आ गई थी। उसने उस औरत को ध्यान से देखा। वो मालती जी को वहां देखकर हैरान हो गई। आपने लेडी बॉस को वहां देखकर सभी अपने काम में चले गए। आशवी तुरंत मालती जी के पास जाकर बोली, माँ। आशवी के आंखों में नमी था। मालती जी को ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी निकिता ने उन्हें बुलाया है। वो नजरें ऊपर कर बोली, निकिता। लेकिन सामने किसी और को देखकर उनके चेहरे की चमक कम हो गई। आशवी को याद आया वो तो अभी आशवी है। वो बोली, माँ जी आपको ऐसी मदद चाहिए? मालती जी आंखों में आंसू लिए बोली, मुझे अमर कुमार से मिलना था। आशवी मन में बोली, अमर भाई यहाँ काम करते हैं? आशवी ने काउंटर खड़े लड़के से कहा, अमर कुमार यहाँ काम करते हैं? उस लड़के ने हाँ में सर हिला दिया। मालती जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा उसने मुझे पैसे लिए थे, अब तक नहीं दिया और अब मिलने से मना कर रहा है। तभी इहान वहां आते हुए बोला, जान तुम यहाँ? आशवी इहान के पास आकर बोली, इहान माँ जी से अमर कुमार ने पैसे उधार लिया था और अब मिलने से भी मना कर रहा है। तुम कुछ भी करके इनके पैसे वापस दिला दोगे क्या? इहान आशवी को किसी और के लिए परेशान देखकर हैरान था, वह भी किसी अनजान औरत के लिए। उसके आंखों में आंसू भी थे। इहान आशवी के आंसू पोंछते हुए बोला, डोंट वरी, मैं उन्हें उनके पैसे वापस दिला दूंगा, तुम परेशान मत हो और चली यहां से। इहान आशवी को लेकर वहां से चला गया। मालती जी को अपनी एक आखिर उम्मीद भी जाती हुई देख रही थी। इहान ने आशवी को सोफे पर बैठाया और कहा, तुम यही रहो, फिक्र मत करो, मैं उनको उनके पैसे लौटा दूंगा। ओके। आशवी ने हाँ में सर हिला दिया। इहान ने आशवी के फोरहेड पर किस किया और बाहर चला गया। उसका चेहरा फिलहाल एक्सप्रेशनलेस था। मालती जी अभी भी वही खड़ी थी। इहान वहां आते हुए सोफे बैठकर बोला, प्लीज बैठे। मालती जी आकर इहान के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। इहान बोला, बताइए क्या बात है? निहार और अभय भी आकर इहान के पीछे खड़े हो गए। मालती जी ने कहना शुरू किया, मेरी बेटी के मौत से पहले मेरे भतीजे ने मुझे 50,000 लिया था। मुझे पता है आपको 50,000 बहुत कम पैसे लग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत है। इहान बोला, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आपने अपने भतीजे का नाम क्या बताया? मालती बोली, अमर कुमार। इहान बोला, हम मिस्टर अमर को यहाँ बुलाऊं? अभय वहां से चला गया। कुछ देर बाद अमर इहान के सामने खड़ा था। अमर बोला, सर ये झूठ बोल रही है। मालती जी बोली, मैं झूठ क्यों कहूंगा बेटा? आशवी भी वहां आ गई। इहान बोला, मुझे पता है ये झूठ बोल रही है, सच तुम बता दो। किसी को इहान की बातें समझ नहीं आई। आशवी को समझ नहीं आ रहा था कि इहान अमर पर क्यों विश्वास कर रहा है। अमर मुस्कान के साथ बोला, सच है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिया। इहान बोला, ओके। इहान ने मालती जी की तरफ देखकर कहा, आपने सुना? ये कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। वेल मिस्टर अमर, आपको कैसे पता चला कि यह पैसे मांगने आई है? ये सुनकर सभी शौक बकाए। अमर तो आते ही बोलने लगा था कि यह औरत झूठ बोल रही है। अब तक किसी ने पैसों के बारे में अमर के सामने नहीं कहा था। अमर डरते हुए बोला, ये औरत बहुत लालची है, मुझे पता है ये पैसों के लिए ही आई होगी। इहान बोला, क्या सच में? अभय, अमर के सैलरी से 70,000 इन्हें दे दो। अमर बोला, वट 70,000 आखिर क्यों? इहान बोला, इन्होंने ही कहा कि तुम इनसे 70,000 लिया था। अमर बोला, क्या? नहीं, मैंने सिर्फ 50,000 लिया था। इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, प्रॉब्लम सॉल्व। सभी ये देखकर खुश होकर तालियां बजाने लगे। अमर ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, ओ नो, मैंने खुद एक्सेप्टेड कर लिया। आशवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आकर इहान के गले लग गई। मालती जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। इहान के चेहरे पर आशवी को देखकर हल्की मुस्कान थी। आशवी इहान को देखते हुए बोली, वाओ, मेरा हीरो तो बहुत स्मार्ट है।
इहान ने आशवी को कमर से पकड़कर कहा, क्या सच में कोच मिलेगा क्या? आशवी शर्माते हुए उससे दूर होकर खड़ी हो गई। समाने उसकी मां थी, समझो नाइव, विंकिंग फेस। मालती जी हाथ जोड़कर बोली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशवी उनके हाथों को पकड़कर बोली, यह आप क्या कर रही हैं? वैसे आप गांव की जगह यहां क्यों नहीं रह जाती? मालती बोली, यहां कहाँ रहूंगी बेटा। आशवी बोली, यह आपको काम भी मिल जाएगी, या कि स्कूल भी आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। मालती जी बोली, इस गरीब को कौन नौकरी देगी बेटा? आशवी सोच में पड़ गई। उसने आशा भरी नजरों से इहान की तरफ देखा। इहान ने जब आशवी को क्यूट से फेस को देखा, वो मुस्कान के साथ बोला, मैं दे दूंगा काम। मालती जी हाथ जोड़कर बोली, शुक्रिया बेटा। आशवी बोली, माँ जी आप कल आज के आज अपनी बेटी के साथ शहर आ जाएं। मालती जी मुस्कान के साथ बोली, ऐसे कैसे बेटा? आशवी बोली, हम का भेजते हैं ना, प्लीज मना मत करना। मालती जी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है। इहान ने अभय को सब कुछ समझा दिया और वहां से आशवी को लेकर चला गया। कार में बैठकर इहान बोला, तुम उस औरत को इतने अच्छे से कैसे जानती हो? तुम उन्हें यहां क्यों लाना चाहती हो? आशवी थोड़ा घबरा गई। वो बोली, वो बस ऐसे ही। इहान बोला, क्या सच में? आशवी इहान के गोंद में बैठकर बोली, मिस्टर मैफिया तुम मेरे बारे में सोचो ना, ये सब क्यों सोच रहे हो? इहान आशवी को कमर से पकड़कर बोला, वैसे तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। आशवी हैरान होकर बोली, क्या सच में? इहान बोला, हाँ। आशवी खुद को संभाल कर बोली, छोड़ो ना, पास हो जाऊंगी। तुम ये बताओ माँ जी को क्या काम दोगे? इहान बोला, अभी सोचा नहीं है। आशवी बोली, आपने विला में रख लो ना, वहां कोई काम नहीं करता। जो काम करते थे वह भी तो गांव चले गए। इहान बोला, मैं वहां रहता ही नहीं हूं, वहां काम करने वाले की क्या जरूरत? आशवी मन में बोली, महल जैसा घर बनाकर वहां रखना चाहती थी आपको, आपका ख्याल रखने के लिए निगरानी रखना चाहती थी, यहां आपको निगरानी बनाना पड़ रहा है माँ, क्या करूं मैं? इहान ने जब आशवी के आंखों में आंसू देखा, उसने आशवी के आंखों से आंसू पोंछते हुए परेशान होते हुए कहा, सोना क्या हुआ? आशवी ने अपने होठों को इहान के होठों से जोड़ लिया। कुछ मिनट बाद वह दोनों अलग हुए। आशवी बोली, अगर माँ जी को आपने घर पर रखोगे तो मैं अभी से तुम्हारे घर पर रहने लगूंगी। इहान बोला, सच में? आशवी बोली, हाँ। इहान बोला, ओके, वह रॉयल पैलेस में काम करेगी। आशवी ने इहान को गले लगा लिया। इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक जगह वो जगह बहुत खूबसूरत था, फूलों से सजा खूबसूरत जगह। वहां राजा की तरह कपड़े पहना वो आदमी खड़ा था। वह धोती कुर्ता पहनने वाला बूढ़ा आदमी उस आदमी के पास जाकर बोला, शाश्वत तुम सही थे, निकिता पुनर्जन्म हुआ है और उनकी शादी भी हो गई है। शाश्वत हैरान होकर बोला, क्या? यह असंभव है। आखिर कौन है वह जिसने सी प्रिंसेस से शादी की है? बूढ़ा आदमी बोला, इहान रत्नाकर। शाश्वत हैरान होकर बोला, एक साधारण मनुष्य, गुरु दादा। बूढ़ा आदमी बोला, साधारण नहीं है वह, युद्ध का राजा है वह। शाश्वत हैरान होकर बोला, गॉड ऑफ वॉर यहां धरती पर यकीन नहीं होता। काशी जी बोली, क्या तुम अब से इहान के साथ रहना चाहती हो? आखिर क्यों? आशवी बोली, मॉम हम दोनों की शादी भी तो हो चुकी है, तो फिर मैं वहां क्यों नहीं रह सकती? काशी जी बोली, अगर तुझे हमेशा के लिए विदाई देना होता तो कोर्ट मैरिज क्यों करती? आशवी बोली, मां हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस कुछ दिन। काशी जी बोली, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। आशवी काशी जी के गले लगकर बोला, थैंक यू मॉम। मालती जी आपने घर पहुंचते ही कपड़े बंधने लगी। मीनू बोली, मां क्या हुआ? पैसे मिले ना? मालती जी बोली, पैसे और काम दोनों मिल गए, हम अब यहां नहीं रहेंगे। मीनू हैरान होकर बोली, तो कहाँ जाएंगे? मालती जी बोली, शहर में रहेंगे। मीनू के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वो खुशी से बोली, मैं बाबा को भी कहकर आती हूँ। मालती जी ने मीनू का हाथ पकड़कर बोला, रुक। मीनू कंफ्यूज्ड होकर मालती जी को देख रही थी। मालती जी बोली, तेरे बाप को रहने दे, हम दोनों यहां से जा रहे हैं, वह नहीं। मीनू बोली, लेकिन क्यों माँ? मालती जी बोली, अगर उसे हमारा ख्याल नहीं है तो हम उसका ख्याल क्यों करें? मीनू बोली, आप बिल्कुल दी की तरह बात कर रही है। मालती जी बोली, हाँ, क्योंकि वो सही थी, जो हमारी कदर ना करे उसे छोड़ देना ही अच्छा है, चल अब। मीनू ने जब देखा उनको लेने बड़ा सा का आया है, वो सब कुछ भूल कर कार में बैठ गई। मीनू ने जब सामने इतना बड़ा महल देखा, वो बोली, क्या हम यहाँ रहेंगे? अंदर से इहान मुस्कान के साथ आते हुए बोला, वेलकम टू रॉयल पैलेस।
मीनू मालती जी की तरफ देखकर बोली, माँ यह अंकल कौन है? मालती जी बोली, हमारे मालिक हैं ये। इहान मुस्कान के साथ बोला, मालिक नहीं दामाद कह लीजिए। सभी यह सुनकर शौक हो गए। मालती जी बोली, जी। इहान मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मेरी वाइफी ने आपको मां माना है। मालती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मालती जी बोली, हम कहाँ रहेंगे? इहान बोला, ऑफ कोर्स रॉयल पैलेस में। इनको इनके कमरे दिखा दो। मीनू उस नौकरानी के पीछे पीछे कमरा देखने चली गई। मालती जी बोली, जी हमारा काम क्या है? इहान मुस्कान के साथ बोला, बिना काम किए आपने मेरा काम कर दिया है। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। इहान मन में बोला, आपकी वजह से ही तो आश्वी मेरे साथ हमारे घर में रहेगी। मालती जी यह सुनकर घबरा गई। वो बोली, जी। इहान उन्हें परेशान देखकर बोला, अरे परेशान मत होइए। मेरा मतलब था कि आप इस घर को आप ना माने। आपकी बेटी को मैं पढ़ूंगा। अब बस हमेशा यही रहना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये कहकर वो वहां से चला गया। मीनू को नए कपड़े दे दिया गया था और मालती जी को भी। मालती जी घर को देख रही थी और मीनू कार्टून देख रही थी। तभी आश्वी वहां आ गई। सोफे पर बैठे इहान ने जब आश्वी को बिना को बैग्स के आते देखा, वह मन में बोला, कहीं यह मुझे छूट तो नहीं बोल रही थी कि यह यहाँ रहेगी। इहान खड़ा होकर आश्वी से बोला, तुम यहाँ रहने वाली हो ना? आश्वी बोली, हाँ। इहान बोला, तो आपने कपड़े क्यों नहीं लाई? आश्वी इहान के एकदम करीब आकर बोली, मिस्टर मैफिया इतने पैसे कमा किसके लिए रहे हो? इहान आंखें छोटी कर आश्वी को देख रहा था। आश्वी इहान के गालों में उंगली फिराते हुए बोली, तुम नए कपड़े लेकर देना मुझे। इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। उसने आश्वी को कमर से पकड़ उसके कानों में कहा, जान क्यों हमेशा अपनी इन हरकतों से मुझे छेड़ती रहती हो? मैंने कंट्रोल खो दिया तो? आश्वी थूक निगलकर इहान से दूर हो गई। आश्वी ने जब मालती जी को देखा, वो बोली, माँ जी छुटनकी कहाँ है? टीवी देख रही मीनू के कानों में जब ये शब्द पड़ा तो पीछे मुड़कर आश्वी को देखते हुए बोली, इस नाम से मुझे मत बुलाना, इस नाम से मेरी दी मुझे बुलाती थी। आश्वी बोली, मैं भी तो तुम्हारी दी ही हूं। ये सुनकर मीनू को भी अच्छा ही लगा। रात का वक्त, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। मालती जी की नजर आश्वी के थाल पर थी, क्योंकि निकिता की भी आदत थी कि वो सब्जी से आलू के सिवा कुछ नहीं खाती थी और दाल से प्याज हटा देती थी। मीनू डिनर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि निकिता के जाने के बाद उनके घर चावल तो कभी रोटी बनता था, बिना दाल के वो सब खाकर वो हमेशा दुखी थी। आश्वी बोली, मुझे और नहीं खाना। इहान ने आंखें छोटी कर आश्वी के देखने लगा। आश्वी जिरते हुए बोली, मेरा पेट भर चुका है। मालती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि निकिता भी ऐसा ही करती थी। थोड़ा सा खाकर बोली, मुझे नहीं खाना। फिर जब मालती जी प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाती तभी खाती वह। मालती जी को निकिता की आदतें याद आ रही थी। इहान को ऐसे खुद को घुरते देखकर आश्वी एक एक चावल चबाने लगी। इहान ने अपना सर हिला दिया और आपने चेयर को आश्वी के चेये के पास लेकर गया और आश्वी के थाल को हाथ में लेकर आश्वी को अपने हाथों से खिलाने लगा। थोड़ा बहुत नाटक करते हुए आश्वी खाना खा भी रही थी। मालती जी को निकिता की बात याद आ गई, जब उन्हें कहा था, शादी के बाद कौन तुझे ऐसे खाना खिलाएगा? निकिता बोली, आपको लेकर जाऊंगी ना। मालती जी बोली, तेरे ससुराल वाले मुझे क्यों रखेंगे? निकिता बोली, तो हाँ मेरा पति रहेगा ना, वो खिला देगा। इहान बड़े प्यार से आश्वी के हर नखरे को उठा रहा था। जब मीनू की नजर इहान और आश्वी पर गई, वो हंसते हुए बोली, दी आप बच्ची हो क्या जो भैया को आपको खिलाना पड़ रहा है? आश्वी मुंह बनाकर बोली, तू अपना काम करना। मीनू बोली, आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी कोसी और आपको खिलाना पड़ रहा है। आश्वी बोली, इसे ना प्यार कहते हैं। तुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि तुझसे कोई नहीं करता ना। मीनू गुस्से में बोली, भैया ये दीदी बहुत बदमाश है। आश्वी बोली, ओ मुझे दी तो इसे भाई क्यों बोल रही है? जीजू लगेंगे ना तेरे। माँ पैदा होते ही इसे पानी में फेंक क्यों नहीं दिया? क्या जरूरत थी ये बेवकूफ को घर में रखने की? मालती जी हैरान थी क्योंकि आश्वी बिल्कुल निकिता की तरह बात कर रही थी। इहान बोला, जान शांत हो जाऊन। आश्वी खड़ी होकर बोली, इसे ना हॉस्टल में रखना चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहना, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली गई। बेचारा इहान, वो बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती थी? इहान एक दूसरे कमरे में था। वो बिस्तर पर लेटकर खुद से बोला, क्या किस्मत है, हम दोनों एक ही घर में हैं लेकिन अलग अलग कमरे में। क्या सोचा था, क्या हो रहा है? तभी बालकनी से एक तेज रोशनी अंदर आने लगी।
देखते ही देखते उस रोशनी ने एक इंसान का आकार ले लिया। इहान हैरान होकर उस सीच को देख रहा था। तभी उस रोशनी ने एक आदमी को बनाया जिसने किसी राजा की तरह सफेद कपड़ा पहन रखा था। वो आदमी सर झुकाकर बोला, गॉड ऑफ वॉर को मेरा प्रणाम। इहान बिस्तर पर बैठकर बोली, गॉड ऑफ वॉर? वो आदमी बोला, मैं सी गॉड शाश्वत हूं। इहान बोला, क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी इहान की आंखें खुली और वह बिस्तर पर बैठकर बोला, ये कैसा अजीब सा सपना था। पता भी नहीं चला था मुझे कब नींद आ गई थी। शाश्वत परेशान होकर बोला, गॉड ऑफ वॉर सब कुछ भूल चुके हैं। वह जानते ही नहीं है वह गॉड ऑफ वॉर है। ऐसा कैसे हो सकता है गुरु दादा? गुरु दादा बोले, मैंने कहा था कि उनसे मिलने मत जाइए। शाश्वत बोला, दादा आप समझ नहीं रहे हैं। हमारी बहन मुसीबत में है। अगर सभी बात गॉड ऑफ वॉर को पता होता तो वो उसे बचा पाते, लेकिन उन्हें तो खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता। गुरु दादा बोले, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सुबह का वक्त इहान लैपटॉप पर आश्वी का रिजल्ट देख रहा था। आश्वी इहान को ही देखे जा रही थी। मीनू और मालती जी भी वही पास में खड़ी थी। इहान ने रिजल्ट देखा और लैपटॉप को बंद कर दिया। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो खड़ा होकर बोला, तुम फर्स्ट आई हो। आश्वी खुशी से बोली, क्या सच में? इहान ने पलके झपका दिया। आश्वी इहान के गले कर खुशी से उसके गालों पर किस करती है। मीनू मुंह खोले ये सब देख रही थी। मालती जी ने उसके सर पर चपेट मारा तो वह मुंह बनाकर खड़ी हो गई। इहान के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी आश्वी के फोन पर कॉल आने लगी। उसने फोन उठाया तो तियारा बोली, पार्टी कर ले अगर आप फ्री हो तो। आश्वी बोली, वैसे तो महंगा हूं लेकिन आ जाऊंगी। तियारा मुस्कान के साथ बोली, ओके बाय। इहान ने मालती जी की तरफ देखा तो मालती जी मीनू को लेकर वहां से चली गई। इहान ने आश्वी को प्यार से देखा और उसे पीछे से पकड़कर कानों में बोला, सोना मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी? आश्वी ने फोन को सोफे पर रखा और इहान की तरफ मुड़कर बोली, ओ मिस्टर हबी, आज की शाम आपके नाम, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, बाय। वो जाने लगी तो इहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और वापस अपनी तरफ खींचकर उसे आपने करीब कर बोला, जाना हमेशा ऐसे ही तड़पने का इरादा है क्या? आश्वी बोली, बिल्कुल भी नहीं, बस ये सब अभी नहीं, बाय। ये कहकर खुद को छुड़ाकर वहां से इहान को आंख मारते हुए वहां से चली गई। इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसके गर्दन जैसे जलने लगा। उसने अपना हाथ को उस जगह पर रहा। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। वो जगह बहुत जल रही थी। इहान ने शीशे के पास जाकर देखने की कोशिश की लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फोन से उस जगह का फोन लिया। जब उसने उस फोन को देखा वह हैरान हो गया। इहान सोफे पर बैठा हुआ था। निहार और अभय वहां आ गए। निहार बोला, क्या हुआ, इतनी जल्दी ऑफिस बुला लिया? इहान ने मुड़कर निहार को अपना गर्दन दिखाया। निहार बोला, वाव नाइस टैटू ईर। इहान बोला, मैंने कोई टैटू नहीं बनाया है। निहार बोला, क्या तो तेरे गर्दन पर यह ड्रैगन टैटू कैसे आ गया? इहान बोला, वही तो नहीं पता। निहार बोला, क्या बकवास कर रहा है? पहले तो तेरा वो मन की बात सुनने की शक्ति और अब ये। इहान गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, विश्वास नहीं करना, गो टू हेल। निहार और अभय वहां से जाने लगे। निहार जाते हुए बोला, मैं क्या कोई विश्वास नहीं करेगा? इहान गुस्से में बोला, आई सेड गेट आउट। आश्वी और तियारा ने मिलकर बहुत मस्ती किया। फिर आश्वी बोली, ओके बाय। तियारा बोली, क्या तू जा रही है? मैंने सोचा था हम मूवी देखेंगे। आश्वी बोली, किसी और दिन ईर, आज इहान से कहकर आई हूं। तियारा गहरी सांस लेकर बोली, हम ओके बाय। रॉयल पैलेस। इहान अपने गर्दन को सहला रहा था क्योंकि अभी भी उसे जलन हो रही थी। आश्वी आकर इहान के गले लग गई और बोली, आई मिस यू सो मच जानू। इहान बोला, मी टू। आश्वी उससे दूर होते हुए बोली, क्या हुआ? इहान बोला, कुछ नहीं। आश्वी दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोली, बेवकूफ समझा है। फिर इहान के गालों को खींचते हुए बोली, बताऊं मेरे सोना को क्या हुआ है? इहान एक होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ को गर्दन से हटाया। आश्वी की नजर जब उस टैटू पर पड़ी वो बोली, नाइस टैटू, कब बनाया? इहान बोला, बनाया नहीं है। आश्वी हैरान होकर बोली, तो? इहान बोला, तुम्हारे जाने के बाद इस जगह पर अजीब सा दर्द होने लगा, जैसे जल रहा हो। फिर देखा तो ये टैटू था। आश्वी बोली, अभी भी जल रहा है। इहान ने हाँ में सर हिला दिया। आश्वी ने इधर उधर देखने लगी। वो फ्रिज से आइस लेकर आ गई। फिर इहान से बोली, अपना रुमाल देना।
इहान ने आशवी को कंफ्यूज होकर देखा और अपना रुमाल दे दिया। आशवी ने उस रुमाल के अंदर एक आइस रख लेती है, फिर इहान के गर्दन पर उस लगाने लगती है। इहान की जलन कम तो हो रही थी, लेकिन वो कुछ सोच रहा था। इहान बोला, क्या तुमने विश्वास कर लिया मेरी बातों पर? आशवी बोली, क्यों झूठ बोल रहे थे? इहान बोला, नहीं तो। आशवी बोली, तो मुझे विश्वास है। आशवी मन में बोली, अगर हम रीबर्थ ले सकते हैं तो ये भी हो सकता है। इहान ने आशवी को खींचकर अपने गोंद में बैठा लिया और आशवी को किस करने लगा। इहान के दिमाग में ये चल रहा था, जो बात में खुद नहीं विश्वास कर पा रहा, लेकिन इतनी अजीब बात आशवी ने आसानी से यकीन कर लिया, आखिर कैसे? स्टडी रूम में इहान बोला, वो लोग किसी 16 साल की बच्ची को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों। निहार बोला, एक 16 साल की बच्ची, उन्हें उससे क्या काम होगा? इहान बोला, पता नहीं, लेकिन हमें भी उस लड़की को ढूंढना है। निहार बोला, सिर्फ नाम और उम्र से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? इहान बोला, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ डिटेक्टिव आर्या भी रहेगी। निहार बोला, वो इडियट लड़की। इहान बोला, जस्ट शट अप, इडियट वो नहीं तुम हो। निहार ने मुंह बना लिया। आशवी फोन में गाना चलाकर बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजने लगा। वो जिड़ते हुए फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है, आशवी। आशवी ने जब लड़के की आवाज सुनी, वो सोचने लगी कि कौन हो सकता है। उसने पूछा, आप कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं हर्षद। आशवी बोली, सॉरी हर्षद कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड, भूल गई। आशवी बोली, हाँ, एक्सीडेंट के बाद भूल गई। दूसरी तरफ से हर्षद की परेशानी भरी आवाज आई, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, कब, कैसे? आशवी मन में बोली, यह मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? हर्षद को जब एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा परेशान हो रहा है, ये सोचकर वो बोला, सॉरी सॉरी, बस ऐसे ही। तभी इहान वहां आते हुए बोला, जान तुम अब तक सोई नहीं? आशवी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने फोन को बंद किया और बोली, मिस्टर लव, बिना आपके हमें नींद कहाँ आती है? इहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसके फोन पर कॉल आने लगा और वह बालकनी की तरफ चला गया। आशवी ने मुंह बनाकर फिर अपना फोन हाथों में लेती है। वो सर पर हाथ मारकर बोली, फिर से फोन काटना भूल गई। आशवी बोली, हेलो, तुम अभी भी लाइन पर हो? हर्षद बोला, आशवी, वह लड़का कौन था? आशवी बोली, मेरा बॉयफ्रेंड। बाय। हर्षद बोला, रुको रुको। आशवी बोली, क्या है अब? हर्षद बोला, क्या हम कल मिल सकते हैं? आशवी बोली, क्यों? हर्षद बोला, प्लीज ना, हम बचपन के दोस्त हैं, प्लीज। आशवी बोली, ओके, रोज कॉफी शॉप पर मिलते हैं। ये कहकर फोन काट दिया। उसने सामने देखा तो सामने अपने पॉकेट पर हाथ डाले इहान खड़ा था। वो बोला, कौन था? आशवी आंखें छोटी कर बोली, शक कर रहे हो? इहान ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, नहीं। आशवी बोली, कोई स्कूल फ्रेंड है, मिलने के लिए बुलाया है, और वो एक लड़का है। आशवी इहान के ऊपर चढ़ते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे जो है। इहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसे कमर से पकड़ लिया। इहान बोला, तुम्हें कुछ दिखाना है? आशवी बोली, क्या? इहान ने आशवी के आंखों में पट्टी बंधा और उसको गोंद में लेकर पैलेस से बाहर चला गया। इहान ने आशवी को खड़ा किया और उसे पीछे से पकड़ लिया और आपने दांते से आशवी के आंखों की पट्टी को खोल दिया। जब आशवी ने सामने का नजारा देखा, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वहां बहुत सारे जुगनू थे और वहां हल्की हल्की लाइट भी थी। झरने से गिर रही पानी चमक रही थी। वहां एक सफेद रंग का तंबू लगा हुआ था। आशवी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यह कितना खूबसूरत है। इहान ने आशवी के गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुमसे कम। आशवी बोली, क्या आज हमारी फर्स्ट नाइट है? इहान एकदम से रुक गया। वो शॉक था। उसने धीमी आवाज में कहा, वुट? आशवी बोली, मैंने मूवीज में देखा था, फर्स्ट नाइट के दिन ऐसे ही सजाया जाता है। इहान खांसते हुए आशवी से दूर हो गया। आशवी बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इहान बोला, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आशवी बोली, क्या हम लूडो खेले? इहान बोला, हम, श्योर। आशवी और इहान लूडो खेलने लगे। इहान धीमी आवाज में बोला, क्या फर्स्ट नाइट में ये सब करते हैं? आशवी मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। इहान बोला, क्यों, मूवी में नहीं देखा? आशवी मुंह बनाकर बोली, आगे दिखाते ही कहा थे। इहान फिर खांसने लगा। आशवी बोली, आज कुछ ज्यादा ही खांसी नहीं आ रही तुम्हें? इहान खुद को संभालते हुए बोला, ऐसा क्या? आशवी बोली, हाँ।
आशवी इहान को पपी फेस बनाकर देखने लगी। इहान को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, क्या हुआ? आशवी लूडो की तरफ इशारा कर बोली, तुम्हारा गोटी मेरे गोटी से पीछे है, प्लीज मुझे मत काटना। इहान का मन कर रहा था कि वो सर पटक ले। आशवी फिर बोली, प्लीज। इहान ने हर हिलाकर कहा, हम। आशवी इहान के गले लगकर बोली, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। इहान के चेहरे पर भी ये देखकर मुस्कान आ गई। सुबह का वक्त। आशवी इहान के सीने पर सर रखकर सो रही थी। इहान आशवी के बालों को सहलाते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। हल्की हल्की रोशनी पृथ्वी को चमका रही थी। इहान तो आपने ही सोच में गुम था कि तभी आशवी नींद में ही बोलने लगी, आशवी को इहान बहुत पसंद है। आशवी हमेशा उसके साथ रहेगी। आशवी को पढ़ाई पसंद नहीं। ये सब सुनकर उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी आशवी बोली, आशवी को तो कहानी लिखना है, आशवी राइटर बनेगी। इहान ने हैरान होकर आशवी की तरफ देखा तो आशवी नींद में ही मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद आशवी उबासी लेते हुए उठ गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने इहान का चेहरा था। उसने इहान के फोरहैंड पर किस कर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर हबी। इहान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। आशवी बोली, क्या हुआ? इहान बोला, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें राइटर बनना है। आशवी उठकर बैठ गई और बोली, वो बस मुझे पसंद है और कुछ नहीं, छोड़ो ना। आशवी इहान के गले लगकर बोली, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा बनना है। इहान आशवी को गले लगाकर बोला, तुम तो मेरी ही हो, लेकिन तुम्हारा सपना तो तुम्हें पूरा करना चाहिए ना। आशवी मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं राइटर बनने के काबिल हूं। इहान बोला, ऐसा क्यों? आशवी बोली, बस ऐसे ही। इहान बोला, ट्राई करने से क्या जाता है, मैं मदद करूंगा तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। ये सुनकर आशवी बहुत खुश हो गई। रोज कॉफी शॉप। आशवी एक टेबल पर आकर बैठ गई। वही एक लड़का आकर उसके टेबल पर बैठकर बोला, आशवी। आशवी बोली, हर्षद। हर्षद मुस्कान के साथ बोला, हम। आशवी बोली, ओके, बताओ क्या बुलाया है? हर्षद बोला, बस ऐसे ही बात करने के लिए। हर्षद ने पहले अपना और आशवी का ऑर्डर दिया, फिर बोला, वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? आशवी बोली, आ का नाम सुना है। हर्षद हैरान होकर धीमी आवाज में बोला, क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग? आशवी बोली, हम। वही। हर्षद बोला, तुम दोनों कितने दिनों से साथ हो? आशवी बोली, 7 महीने हो गए। हर्षद बोला, वाह, वैसे मुझे नहीं पूछोगी मैं क्या करता हूँ? आशवी ने कुछ सोचकर कहा, हाँ बताऊं। हर्षद मुस्कान के साथ बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो तुम भी डॉक्टर बनोगी और हम दोनों एक साथ काम करेंगे? आशवी बात को समझ नहीं पाई। वो बोली, वेट द मिनट, तुमने कहा हम दोनों स्कूल बेस्ट फ्रेंड हैं, उस हिसाब से तुम्हें मेरी उम्र का होना चाहिए ना? हर्षद मुस्कान के साथ बोला, हम दोनों स्कूल बेस्ट फ्रेंड तो थे लेकिन क्लास अलग अलग था। आशवी बोली, ओ अच्छा, ओके बाय। हर्षद बोला, रुको। आशवी ने सवालिया नजरों से हर्षद को देखा। हर्षद बोला, सॉरी, शायद मैं ज्यादा पर्सनल हो रहा हूं, लेकिन क्या तुम और आ साथ में रहते हो? आशवी बोली, हाँ, एक घर में। कोई प्रॉब्लम है? हर्षद ने नामे सर हिलाया। आशवी बोली, ओके बाय। आशवी वहां से चली गई। हर्षद आशवी को जाते हुए देख रहा था। हर्षद मन में बोला, सोचा था कि आशवी को इस बार अपना बना ही लूंगा, लेकिन आशवी तुम बहुत बदल चुकी हो, मुझे तुम्हें पहले जैसा बनना है। तभी एक आदमी आकर हर्षद के सामने बैठकर बोला, हेलो। हर्षद बोला, आप कौन? वो आदमी तेरी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें वो लड़की चाहिए? हर्षद थोड़ा गुस्से में बोला, क्या बोल रहे हैं आप? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा ना हो, कभी काले जादू का नाम सुना है? हर्षद ने हैरान होकर उस आदमी के बात को समझने की कोशिश करना चाहा। वो आदमी बोला, उसके ऊपर काला जादू क्या गया है? अगर तुम काल यज्ञ करो तो वह बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। हर्षद बोला, क्या सच में? उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। हर्षद बोला, लेकिन आपको ये सब कैसे पता है? उस आदमी ने मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम आदिश रावत है, मैं एक तांत्रिक हूँ और चेहरा देखकर पता कर सकता हूँ वो कौन है और क्या सोच रहा है। अगर उसे पाना चाहते हो तो कुछ करना होगा। हर्षद बोला, ठीक है, मुझे क्या करना है? आदिश रावत ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उसका एक बाल लाना होगा और उसके पहने कपड़े का एक टुकड़ा। हर्षद थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, बताऊं ये सब लेकर कहाँ आना है? आदिश रावत के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। आनंद मैंशन।
काशी जी सोफे पर बैठे हर्षद को देखकर बोली, बेटा आप कौन? हर्षद मुस्कान के साथ बोला, आंटी मैं हब्द। काशी जी मुस्कान के साथ बोली, हर्ष बेटा कैसे हो तुम? हर्षद बोला, अच्छा हूँ आंटी। आश्वी कहाँ है? काशी जी बोली, आज तियारा के साथ मूवी देखने गई है। वैसे तुम्हें याद है ना? हर्षद बोला, हाँ क्यों नहीं। काशी जी बोली, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हर्षद हिचकिचाते हुए बोला, आंटी क्या मैं आश्वी का कमरा देख सकता हूँ? वो बस बहुत सालों से उसे देखा नहीं है ना, पता नहीं कैसी दिखती होगी अब। काशी जी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है मैं कॉफी भी वही भेज दूंगी। हर्षद मुस्कान के साथ बोला, जी। वो जल्दी से आश्वी के कमरे में चला गया और इधर उधर देखने लगा। हर्षद मन में बोला, सब कुछ जल्दी करना होगा। उसने स्टडी टेबल से एक कैंची लिया और अलमारी खोला। उसने कैंची से काटकर आश्वी के ड्रेस का एक टुकड़ा लिया। तभी उसने किसी के आने का आवाज सुना तो उसने जल्दी से कैंची को अलमारी के अंदर ही रखा और अलमारी को बंद कर दिया और कपड़े के टुकड़े पॉकेट में रख लिया। काशी जी जब अंदर आई तो हर्षद को ऐसे खड़ा देखकर कहा, क्या हुआ बेटा, बैठो ना। हर्षद मुस्कान के साथ बोला, जी। काशी जी कुछ ना कुछ कहे जा रही थी। हर्षद उनके बातों का बस हम में जवाब दे रहा था। वो कॉफी पीते हुए यही सोच रहा था कि आश्वी के बाल कहाँ मिलेगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने ड्रेसिंग की तरफ देखा तो वहां कोम की तरफ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कॉफी कप को काशी जी को दे दिया और कहा, यहां से चलते हैं। काशी जी बोली, ठीक है। वो जाने लगी। हर्षद ने जाते वक्त कोम पर लगा एक बाल हाथों में ले लिया। नीचे आकर उसने काशी जी को बाय कहा और वहां से चला आया और आकर आदिश से मिला। आदिश रावत बोला, अब वो तुम्हारी बनकर रहेगी, तुम जा सकते हो, बाकी काम मैं कर लूंगा। हर्षद ने हाँ कहा और वहां से चली आई। आदिश एक अंधेरे कमरे में आ गया। उसका चेहरा हटकर काले छोटे छोटे पक्षी उड़ने लगे थे। उसने सामने देखा और कहा, बॉस मिल गया है। सोफे पर बैठे आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही आदिश और सोफे पर बैठे उस आदमी की तरफ पीट कर खड़ा एक आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब ये पूरी दुनिया मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जब मैं उस प्रिंसेस की बलि चढ़ाऊंगा, यज्ञ आरंभ किया जाए। आदिश ने भी हाँ में अपना सर दिया। मूवी खत्म हो गई थी। तियारा और आश्वी बाहर आ गए। तियारा बोली, मूवी बहुत अच्छा था। आश्वी बोली, हाँ सच में। तियारा बोली, पता नहीं मेरे लाइफ का हीरो कब आएगा। तभी अभय वहां आकर बोला, लेडी बॉस चले। तियारा अभय को मुस्कान के साथ प्यार से देखने लगी। वो मन में बोली, काश यह मेरे लाइफ का हीरो होता। अभय तियारा की तरफ देखकर बोला, आपने कुछ कहा? तियारा शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ। अभय बोला, क्या? तियारा बोली, यही कि आप बहुत हैंडसम है। ये सुनकर आश्वी को हंसी आ गई। अभय ने नजरें छुड़ा लिया। इधर बहुत से कले धोती पहने लोग बैठकर यज्ञ करे थे। वो लोग जोर जोर से मंत्रों को पढ़ रहे थे। यज्ञ के अग्नि में उन लोगों ने आश्वी के बाल और उसके कपड़े का टुकड़ा डाल दिया। वही आश्वी बैठकर सबके साथ डिनर कर रही थी कि तभी उसे खांसी आने लगी। इहान ने आश्वी के पीठ को सहलाते हुए कहा, आर यू ओके? आश्वी नजरें ऊपर कर इहान को देखा। उसके आंखों में आंसू थे। वो परेशान होकर बोला, क्या हुआ? आश्वी बोली, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई शरीर पर चाकू घुसेड़ रहा है। आह। इधर यज्ञ में एक छोटा सा पुतला लाल रंग के घेरे के बीच जमीन पर रखा था और वो लोग मंत्रों को पढ़ते हुए उस पुतले के शरीर के जगह जगह सुई घुसा दिया था, जैसे कि फोरहेड, दोनों कंधे पर, पेट पर। आश्वी के भी फोरहेड, दोनों कंधे पर, पेट पर दर्द हो रहा था। उसने रोते हुए इहान को गले लगा कर रखा था। इहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। कि तभी आश्वी सीने पर दर्द होने लगा, फिर गले पर उसे सांस नहीं आ रही थी। इहान बिल्कुल घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डॉक्टर को भी कॉल किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। आश्वी इहान के कंधे पर ही बेहोश हो गई। यज्ञ करते हुए उन लोगों ने उस पुतले के सीने पर और गले पर भी सुई घुसा दिया था। आश्वी को देखने के बाद डॉक्टर बोला, सब कुछ ठीक तो है? इहान उस डॉक्टर के कूलर को पकड़कर गुस्से में दांत पीचते हुए बोला, अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो बेहोश क्यों है? निहार ने इहान को शांत करते हुए कहा, इहान कंट्रोल योरसेल्फ। इहान ने अपना हाथ पीछे कर मुट्ठी बना लिया। तभी आश्वी को धीमी आवाज में बोली, इहान। इहान जल्दी के आश्वी के पास बैठकर परेशान होकर बोला, आश्वी। आश्वी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी।
निहार डॉक्टर को लेकर वहां से चला गया। इहान बोला तुम ठीक हो ना? आशवी उठने की कोशिश करने लगी। इहान ने जब आशवी का मदद करना चाहा, आशवी झट से उसके गले लगकर बोली मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं ना? इहान आशवी को गले लगाकर बोला बिल्कुल भी नहीं, जान। आशवी इहान के गले लगकर सुकून महसूस कर रही थी। तभी उसका शरीर अचानक जैसे जलने लगा। उसके शरीर को जैसे आग में धकेला गया हो। इहान को एहसास हुआ कि धीरे धीरे आशवी का शरीर तप रहा है। इहान आशवी से दूर होकर बोला क्या हुआ? आशवी आंखों में आंसू लिए बोली पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इतना जल रहा है जैसे आत्मा शरीर से अलग होना चाहता हो। इहान ने ये सुनकर आशवी को गले लगा लिया। आशवी रो रही थी। असहनीय दर्द ने उसे मूर्छा दिया था। तभी इहान ने उसे गोंद में उठाया और वॉशरूम में लेकर आशवी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। आशवी इहान के गले लगी हुई थी। शावर के ठंडे ठंडे पानी उन दोनों पर गिर रही थी। इधर यज्ञ के बाद यज्ञ और आहुति दिया जा रहा था। यज्ञ जितना ही आगे जा रहा था, उतना ही सोफे पर बैठे दोनों आदमियों के होठों का मुस्कान गहरा होता जा रहा था। एक आदमी मुस्कान के साथ बोला बस कुछ समय और फिर प्रिंसेस के आत्मा का बलि चढ़ जाएगा। दूसरी आदमी बोला और शैतानों का राजा गुरूम पहले की तरह हो जाएंगे। पहला आदमी मुस्कुराते हुए बोला और हम शैतान वंश पहले से ज्यादा शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यज्ञ अंतिम चरम पर था और सभी काले धोती पहने लोगों ने मंत्र के साथ उस पुतले के ऊपर पानी फेंका और एक आदमी ने खड़े होकर उस पुतले को यज्ञ अग्नि में डाल दिया कि तभी सब कुछ जैसे तबाह हो गया और यज्ञ की अग्नि ऊपर तक जाकर नीचे आकर बुझ गई। सभी काले धोती पहने लोग दुर्मुंह के बल गिर पड़े। ये सब देखकर वो दोनों आदमी हैरान हो गए। पहला आदमी बोला ये सब कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी बोला उस सी प्रिंसेस के साथ कोई अन्य शक्ति उसे बचा रही है। पहला आदमी बोला ऐसी कौन सी शक्ति है जो गुरुम के काल यज्ञ को रोक पाए? दूसरा आदमी बोला जिसकी वजह से आज गुरुम को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। पहला आदमी हैरान होकर बोला गॉड ऑफ वॉर। आशवी इहान को किस कर रही थी। तभी वो इहान से दूर हो गई और इहान के कंधे पर ही बेहोश हो गई। इहान आशवी को वहां से लेकर चला गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उसने मालती जी को बुलाकर आशवी के कपड़े चेंज करने को कहा और वहां से चला गया। इहान अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। वो कुछ सोचकर बालकनी की तरफ चला गया और बोला मुझे पता है उस दिन वो कोई सपना नहीं था। मिस्टर सी गॉड अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे आपसे मिलना है। कुछ समय तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जब इहान वापस जाने लगा कि तभी एक तेज रोशनी के साथ एक आदमी इहान के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सर झुकाकर कहा गॉड ऑफ वॉर को मेरा प्रणाम। इहान बोला तुम मुझे गॉड ऑफ वॉर क्यों बुलाते हो? शाश्वत ने सर झुकाकर कहा मुझे माफ करे, आपको इस बारे में पता नहीं है, मतलब अवश्य इसका कोई कारण होगा। इहान बोला तो ये बताओ आशवी को ये सब क्या हुआ था? शाश्वत बोला बिना अनुमति हम आपको इस बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। इहान बोला तो यहाँ मेरे बुलाने पर आए ही क्यों? शाश्वत बोला आप ओहदे से हमसे बड़े हैं इसलिए आना पड़ा। हम बस इतना कहेंगे, आपका शुक्रिया, आपके वजह से आज आशवी जिंदा है। इहान बोला क्या? शाश्वत हाथ जोड़कर बोला कृपया आज्ञा दे। इहान बोला आशवी को बचाने के लिए तुम शुक्रिया क्यों कह रहे हो और तुम उसे कैसे जानते हो? हेलो। तब तक शाश्वत वहां से गायब हो चुका था। इहान गुस्से में बोला पता नहीं मेरी लाइफ में ये सब चल क्या रहा है। वो आसमान में उगते हुए सूरज को देख रहा था कि तभी आशवी ने आकर पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। इहान की सारी परेशानी जैसे खत्म हो गई, उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। आशवी बोली क्या कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया? इहान मुस्कान के साथ बोला बिल्कुल भी नहीं। आशवी बोली झूठ बोल रहे हो? इहान बोला बिल्कुल भी नहीं। आशवी बोली आज एक कॉलेज फ्रेंड ने पार्टी दी है, क्या हम चल सकते हैं? इहान बोला क्यों नहीं। आशवी मुस्कान के साथ इहान के पीठ पर किसकर बोली ओके बाय, मैं शॉपिंग पर जा रही हूं। इहान ने मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर आशवी को देखा। आशवी घूमते हुए बोली मेरा पति बहुत अमीर है और मैं उसके पैसों पर ऐश करूंगी। इहान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। आशवी वहां से चली गई तभी निहार वहां आकर बोला आदिश रावत। ये सुनकर इहान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। निहार बोला लेडी बॉस आज आपने जिस स्कूल फ्रेंड से मिलने गई थी आज कॉफी शॉप पर वह आदिश रावत से भी मिला था। इहान ने सवालिया नजरों से निहार को देखा। निहार बोला पुलिस भाभी से पूछताछ करना चाहती है। इहान बोला व्हाट?
तभी एक लड़की अंदर आते हुए बोली, बॉस। इहान बोला, आर्या बताऊं बात क्या है। आर्या बोली, हर्षद तेजा मतलब लेडी बॉस का वो स्कूल फ्रेंड आदिश रावत से मिला था। लेडी बॉस के जाते ही वह आदिश रावत से मिला था। लेकिन बात यह है कि आदिश रावत की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी है। इहान बोला, व्हाट। निहार मुंह बनाकर बोला, मैंने भी तो यही कहा था। आर्या ने घूर कर निहार को देखा तो वो चुप हो गया। आर्या बोली, हर्षद तेजा आदिश रावत से मिलने के लेडी बॉस के घर गया था। फिर वो पुरानी फैक्ट्री में गया आदिश रावत से मिलने और उसके बाद वही उसकी बॉडी परी मिली हमें। इहान बोला, क्या बोल रही हो। आदिश मर चुका था तो हर्षद उससे कैसे मिला। निहार बोला, यही तो मिस्ट्री है ब्रो। पुलिस भाभी से मिलना चाहती है क्योंकि हर्षद तेजा आखिर बार भाभी से मिला था। इहान बोला, लेकिन वो तो आखिर बार आदिश रावत से मिला था। आर्या बोला, लेकिन आदिश रावत तो जिंदा ही नहीं है। इहान थोड़ा गुस्से में बोला, तो उसका हमसे कल होगा। निहार बोला, सीसीटीवी पर आदिश रावत का चेहरा नहीं देखा हमने। इहान दांत पींचते हुए बोला, तो कैसे पता चला कि वो आदिश रावत से मिला था। आर्या बोली, हमें हर्षद ने बताया। इहान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो बोला, तुम लोगों ने कहा तुम लोगों को उसका बॉडी मिला। निहार बोला, वो थोड़ा होश में आया तो हमने पूछ लिया, फिर उसकी मौत हो गई। पुलिस के नजरों में भाभी आखिर बार उससे मिला था। आर्या बोली, पुलिस का मानना है हर्षद ने लेडी बॉस को प्रपोज किया था और लेडी बॉस ने ना कहकर उसका अपमान किया, इसलिए उसने पुरानी फैक्ट्री में जाकर आत्महत्या कर लिया। इहान गुस्से में बोला, वट एवर। वो रॉयल किंग की वाइफ है। वो किसी पुलिस और मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट इन सब के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गॉट इट। नाउ गेट आउट यू बोथ। आर्या निहार को घूरते हुए वहां से चली गई। निहार भी मुंह बनाकर वहां से चला गया। बाहर आते ही आर्या निहार के कूलर को पकड़कर बोली, यू इडियट, इतने दिन से फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहे थे। पता नहीं मॉम डैड ने क्या देखकर तुमसे मेरी सगाई करा दी। ऊपर से तुम्हारी वजह से भाई से दांत खाना पड़ा पूछे। निहार थूक निगलकर बोला, आपने होने वाले पति से थोड़ा इज्जत से बात करो। आर्या दांत पींचते हुए बोली, इज्जत माय फुट, बाहर में जाऊं। ये कहकर वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में चली गई। आशवी कपड़े पहन पहनकर तियारा को दिखा रही थी। तभी इहान भी वहां आ गया तो तियारा वहां से चली गई। आशवी ने जब देखा कि तियारा वहां नहीं है तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर इहान पर गई। इहान को वहां देखकर आशवी बोली, तुम यहां। इहान आंखें छोटी कर बोला, क्यों नहीं आना चाहिए था। आशवी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। इहान ने मुस्कान के साथ आशवी को देखा। आशवी बोली, चली शॉपिंग करते हैं। कुछ देर बाद आशवी और इहान मॉल के एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। आशवी बोली, मुझे तो बहुत मजा आया, तुम्हें कैसा लगा। इहान बोला, तुम शॉपिंग कर रही थी, मैं थोड़ी। आशवी बोली, वह तो है। इहान नाराज होते हुए बोला, क्या मेरे लिए कुछ नहीं लिया। आशवी बोली, ओ सॉरी। इहान ने हैरान होकर आशवी को देखा तो आशवी बोली, इतनी बुरी नहीं हूं मैं। ये वॉच तुम्हारे लिए और पार्टी के लिए सूट्स भी लिया है, बस पैसे तुम दे देना। इहान ने मुस्कान के साथ उस वॉच को देखा। तियारा दुरखरी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी कि तभी अभय वहां उसे जूस देते हुए बोला, हाय। तियारा ने जूस लेते हुए कहा, हेलो, क्या बात है, आज खुद बात करने आए हो। अभय हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस ऐसे ही, तुम क्या देख रही हो। तियारा आशवी की तरफ देखते हुए बोली, अपनों को मुस्कुराते देखकर खुशी होती है। अभय ने इहान की तरफ देखकर कहा, सच में। तियारा बोली, आशवी बहुत बदल चुकी है। अभय बोला, बॉस मुस्कुराने लगे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है। तियारा अभय के आंखों में इहान के लिए इज्जत के साथ एक भाई का रिश्ता देख पा रही थी, जो देखकर तियारा को बहुत अच्छा लगा। तियारा बोली, तुम्हारे मॉम डैड। अभय बोला, नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरे बॉस है। तियारा बोली, सॉरी। अभय आंखों में नमी लेकर तियारा की तरफ देखकर बोला, इट्स ओके, और वो मरे नहीं है। तियारा हैरान होकर धीमी आवाज में बोली, तो अभय छोटी हंसी के साथ बोला, दोनों ने छोड़ दिया। नाजायज था ना, उनकी एक गलती। ये कहते हुए वहां से चला गया। तियारा हैरान होकर अभय को जाते हुए देखने लगी। अभय एक ब्रांच पर बैठा हुआ था कि तभी तियारा वहां उसके साथ बैठकर बोली, हाय हैंडसम। अभय खुद को संभाल कर बोला, मुझे लगा दूसरों की तरह तुम मुझे दूर हो जाऊंगी। तियारा बोली, ऐसा क्यों करूंगी, इनफैक्ट मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारे मॉम डैड की तरह हम भी एक गलती कर ले।
अभय कुछ समय सोच में पड़ गया। जब से समझ आया उसने आंखें बड़ी बड़ी कर तियारा को देखा। तियारा बोली, डोंट वरी, हम उस गलती को मिलकर पालेंगे। अभय के चेहरे पर यह सब सुनकर मुस्कान आ गई। तियारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। निहार अभय के पास आकर बोला, तू यहाँ है? उसकी नजर अभय के पास बैठी तियारा पर गई तो वह बोला, और तुम भी यहाँ हो? तियारा और अभय ने एक दूसरे को देखा। निहार ने हैरान होकर उन दोनों को देखा। तभी उसकी नजर तियारा और अभय के हाथों पर गया। निहार बोला, एक मिनट, तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तभी आर्या वहां आकर निहार के सर पर चपेट मारकर बोली, क्या उन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो? चली यहां से। वो मुस्कान के साथ बोली, इन दोनों को एक दूसरे सा वक्त गुजारने दो। ये कहते हुए निहार को खींचकर वहां से लेकर चली गई। निहार बोले जा रहा था, अरे लेकिन। तियारा ये सब देखकर हंस रही थी। वही अभय एकटक तियारा को देखे जा रहा था। आश्वी बोली, क्या हम पार्क चले? इहान ने ओके कहा तो आश्वी इहान के पीठ पर चढ़कर मुस्कान के साथ बोली, तो चली। इहान आश्वी को लेकर कार तक चला गया। आर्या निहार के लिए शर्ट खरीद रही थी। निहार मुंह बनाकर आर्या को देख रहा था कि तभी आर्या कुछ दूर गई तो एक लड़का उसके पास आकर बोला, हाय, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? निहार के कान खड़े हो गए। वो आंखें बड़ी कर आर्या की तरफ देखने लगा। आर्या कुछ बोलती कि तभी सामने के शीशे पर जब निहार का एक्सप्रेशन देखे उसके दिमाग में कुछ आया और होठों पर एक मुस्कान आ गई। निहार आर्या के जवाब सुनने के लिए बेतवा हो रहा था कि तभी वो आर्या का जवाब सुनकर हैरान हो गया। आर्या मुस्कान के साथ उस लड़के से बोली, शो। आर्या ने उस लड़के के पॉकेट से कलम निकालकर लड़के के हाथों पर अपना नंबर लिख दिया। तभी निहार वहां आकर बोला, हेलो, क्या चल रहा है? वो उस लड़के की तरफ देखकर आर्या के कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ चीखते हुए बोला, यह मेरी मंगेतर है, दूर रहो इससे। वो लड़का जाने लगा तो आर्या बोला, हेलो, मुझे रात को कॉल करना। डोंट वरी, ये लड़का मुझे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। निहार घूरकर आर्या को देखा। वो लड़का पीछे मुड़कर आर्या की तरफ देखता है। जब निहार की नजर उस लड़के पर जाती है तो वह मन में बोलने लगता है, क्या करूं? तभी वो अपने होठों को आर्या के होठों से मिला देता है। ये देखकर आर्या बहुत खुश थी। निहार की नजर उस लड़के पर थी। वो लड़का हैरान होकर ये सब देखने लगा, फिर नजरें चुराते हुए वहां से चला गया। ये देखकर निहार आर्या से दूर हो गया। आर्या एक टक निहार को देख रही थी। निहार सॉरी कहते हुए वहां से चला जाता है। आर्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आश्वी बबल स्टिक से बबल उड़ा रही थी। इहान बैठकर आश्वी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आश्वी के कानों में कुछ बातें पड़ी। वाओ, वो लड़का कितना हॉट है। और उसकी स्माइल, वाओ, मैं उससे बात करके आती हूँ। नहीं ईर, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया है। तो क्या हुआ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझे को मना नहीं कर सकता। आश्वी ने नजरें उस तरफ क्या तो वहां दो लड़की बैठकर इहान पर कमेंट कर रही थी। आश्वी को बहुत गुस्सा आया। तभी एक लड़की इहान के पास आकर बोली, आप आ हो ना? इहान ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उस लड़की को देखकर कहा, हम। वो लड़की इहान को इतना सीरियस देखकर थोड़ा घबरा गई और बोली, वह मुझे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है। इहान ने आंखें छोटी कर उस लड़की को देखकर कहा तो वो लड़की एक गहरी सांस लेकर हिम्मत कर बोली, मैं नैना, आप मुझे काफी पसंद है। जब मैंने आपको देखा तो आपसे बात किए बिना नहीं रह पाए। इहान बोला तो नैना को इहान की बात कुछ समझ ना आई, लेकिन वह हिम्मत कर फिर बोली, आप इतने इंटेलिजेंट हैं और आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल बच्चेकानी सी, आप उसके साथ कैसे रहेंगे? देखिए ना, हम यहाँ क्या बात कर, वो इतनी पास खड़ी है फिर भी उसे पता ही नहीं चल रहा। इहान ने भी एक नजर आश्वी को देखा। तभी आश्वी जो बबल स्टिक से बबल उड़ा रही थी और उसका ध्यान सिर्फ नैना और इहान के बातों पर था, वो बबल स्टिक फेंक कर आश्वी एटीट्यूड से आकर इहान के गोंद में बैठे हुए बोली, क्या हुआ, तुम क्या मेरे मिस्टर हबी को एंट्रेन कर रहे थे? नैना बोली, व्हाट? आश्वी बोली, हाँ, तुमने नहीं कहा था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हें इंटरेस्टेड है? वैसे अपना इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहना। आश्वी आंखें छोटी कर दांत पींचते हुए बोली, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग पर नहीं, समझी? इहान मुस्कान के साथ आश्वी के हरकतों को देख रहा था। नैना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आश्वी जाने लगी तो इहान ने आश्वी को कमर से पकड़कर आपने करीब कर कहा, एंट्रेन तो तुम मुझे करते हो सोना? आश्वी मुंह बनाते हुए बोली, एंट्रेन करने के लिए मैं तुमको कोई कार्टून लग रही हूं?
इहान ने मुस्कान के साथ अपने फोरहेड को आश्वी के फोरहेड से जोड़ दिया। अभय और तियारा भी एक साथ घूम रहे थे। वैसे तो अभय को इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तियारा खींच खींच कर उसे अपने साथ ले जा रही थी। वो खुश कि उसकी लाइफ में भी कोई है। अब उसे आश्वी को इहान के बारे में बोलते देखकर जेलसी नहीं होगी। अभय भी खुश था कि अपना कहने के लिए उसका भी कोई है, इहान के अलावा। निहार और आर्या शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। आर्या का मूड खराब था और निहार उसके मूड को ठीक करना चाह रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। रॉयल पैलेस इहान सोफे पर बैठा हुआ था। निहार बोला, अब हम आदिश रावत के पासवर्ड का पता कैसे लगाएंगे। इहान भी परेशान था। तभी आश्वी पार्टी ड्रेस पहनकर वहां आकर बोली, मैं कैसी लग रही हूं। इहान ने जब आश्वी को देखा वो जैसे अपनी सारी परेशानी भूल गया और बोला, बहुत खूबसूरत। निहार और अभय वहां से चले गए। इहान आश्वी की तरफ आने लगा था। आश्वी बोली, तुम भी चली। इहान हैरान होकर बोला, कहा। आश्वी बोली, पार्टी में। और कहा। इहान बोला, ओह हाँ, मैं भूल गया था। आश्वी बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या। इहान बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आश्वी बोली, अच्छा। इहान ने नजरें चुका लिया। आश्वी बोली, यह तो नहीं कहूंगी कि तुम्हारा हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी। इहान बोला, तुम पास रहती हो तो सारी परेशानी भूल जाती हूं। आश्वी आंखें छोटी कर बोली, बात को घुमा रहे हो। इहान मुस्कान के साथ आश्वी को देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। असल में एक आदमी का सीक्रेट पासवर्ड चाहिए, लेकिन वो मर चुका है। आश्वी सोचते हुए बोली, हम, क्या तुम उसके घर गए थे। इहान ने हाँ में सर हिलाया। आश्वी बोली, उसके घर में कितने मेंबर्स हैं। इहान बोला, 4। आश्वी बोली, ओके, कौन कौन। इहान बोला, उसके 2 बेटे, बीबी और उसकी माँ। आश्वी बोली, तो क्या तुम्हें उसके घर में कोई सिमिलर नंबर मिला, जैसे 422, 321 ऐसा कुछ। इहान याद करने लगा, फिर बोला, हाँ 2 जगह पर सिमिलर नंबर था, 431। आश्वी बोली, वही पासवर्ड है। इहान बोला, कैसे पता चला। आश्वी बोली, उसके घर पर 4 मेंबर्स हैं, सो 4, उसके बीवी 2 बच्चे 3 और माँ 1, इसे मिलाकर हुआ नी 431 और 2 जगह पर यही नंबर है, मतलब कंफर्म है कि यही पासवर्ड है। इहान बोला, पासवर्ड में नंबर्स के आगे एक अल्फाबेट भी होता है, उसका नाम आदिश था तो ए। आश्वी सोचते हुए बोली, नहीं। इहान बोला, ऐसा क्यों। आश्वी बोली, क्योंकि उसे भी पता है कोई भी आसानी से जान लेगा इस अल्फाबेट को। इहान बोला, तो। आश्वी भी सोच में पड़ गई। इहान कुछ सोचकर बोला, वैसे मुझे एक बात अजीब लगी कि दोनों सिमिलर नंबर्स 2 क्लॉक के ऊपर ऊपर था, एक वॉल क्लॉक और एक टेबल क्लॉक। आश्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोली, लगता सीरियल की तरह तुम्हारी लाइफ की हीरोइन आते ही तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। इहान ने आंखें छोटी कर आश्वी को देखा तो आश्वी हंसते हुए बोली, जवाब तुम्हारे पास ही है, अल्फाबेट सी फॉर क्लॉक। और हंसने लगी। इहान ने आश्वी को अपने करीब कर कहा, सच में तुम्हारे आने के बाद में दिमाग चलना बंद हो गया है। अब तो बस ये दिल धड़कता है, वह भी तुम्हारे लिए। आश्वी बोली, अच्छा। इहान बोला, हम। आश्वी ने इहान को धक्का दिया तो इहान सोफे पर बैठ गया। आश्वी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर मैफियर, आपने रोमांटिक मूड में फुल स्टॉप लगा ले और पार्टी के लिए तैयार हो जाए। आश्वी वहां से चली गई। इहान आश्वी को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। अभय को तियारा की कॉल आई तो अभय बोला, मुझे जाना होगा। निहार बोला, कहा। अभय बोला, तियारा के साथ पार्टी में जाना है। निहार बोला, तुम भी। अभय वहां से जाने लगा। निहार चिल्लाते हुए बोलने लगा, अरे गर्लफ्रेंड मिलते ही दोस्त को भूल गया, धोखेबाज। तुम सभी आपने गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे तो मैं यहां क्यों मक्खी मारूं। ये कहकर वह भी वहां से चला गया। आश्वी, इहान और तियारा अभय एक ही कार से उतरकर पार्टी हॉल की तरफ जाने लगे। जब सभी ने दरवाजे से आश्वी और तियारा को अपने अपने पार्टनर के साथ आते देखा, सब शॉक हो गए। को आश्वी के साथ देखकर सभी शॉक थे। इहान और अभय बातें कर रहे थे। तियारा और आश्वी अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। अभय बोला, तेरे साथ पार्टी में आकर अजीब लग रहा है। इहान बोला, क्यों। अभय बोला, बॉस के सामने गर्लफ्रेंड के साथ। इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, दूसरों के सामने शरीफ होने का नाटक कर लियो, मेरे सामने नहीं। मुझे अच्छे से पता है तो कितना छुपा रुस्तम है। अभय बोला, हाँ, खुद तो जैसे महान है। आपने ससुराल के लोगों से रॉयल किंग होने का सच जो छुपा रहा है उसका क्या। इहान बोला, वो अलग बात है।
अनुषा जो उन दोनों से कुछ दूर पर खड़ी थी वह वॉशरूम में चली गई और बोली इम्पॉसिबल आही रॉयल किंग है। कितनी अजीब बात है कि टॉप 10 इंडस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही खिताब एक ही आदमी के पास है। वो मुस्कान के साथ बोली वैसे आश्वी ने इतनी बड़ी बात अपने परिवार से छुपाकर रखा है, इस बात को लेकर मैं उसे ब्लैकमेल तो कर सकती हूँ। ये सोचकर वो बाहर आ गई और आश्वी और तियारा जहाँ कुछ लड़कियों के साथ बात कर रहे थे वहां आते हुए बोली जो भी हो आश्वी का ओहदा हमेशा तियारा से ऊपर रहेगा, आखिर वो आ की वाइफ होगी और तियारा आके एक मामूली सेक्रेटरी की बीबी। तियारा को यह सुनकर बुरा लगा, वही बाकी सब भी इस बात से सहमत थे और अभय भी यह सुनकर उदास हो गया था। इहान और आश्वी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। आश्वी मुस्कान के साथ बोली वैसे इस हिसाब से तो तुम भी मेरे लिए नौकर के बराबर होगी। अनुषा ने घूर कर देखा तो आश्वी बोली अरे सच में मेरे मिस्टर हबी तो आपने साथ काम कर रहे हर इंसान को अपना दोस्त मानते हैं और अभय जीजू तो उसके लिए भाई जैसे हैं, लेकिन मिनिस्टर को वह अपना नौकर मानते हैं और मिनिस्टर का बेटा तुम्हारा होने वाला पति तो हुई ना तुम मेरी नौकरानी जैसी। सभी यह सुनकर हंसने लगे। अनुषा आश्वी की तरफ जाने लगी तो अनुषा के बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया। आखिर आज से कौन पंगा लेना चाहेगा। आश्वी की बातें इहान को बहुत पसंद आया था। आश्वी की बातें सुनकर तियारा और अभय के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उन दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा। आश्वी, इहान, अभय और तियारा पार्टी से आ गए थे। पार्टी हॉल। एक लड़का अनुषा से थोड़ा गुस्से में बोला क्या अनु, क्या जरूरत थी यह सब कहने की। पता है मेरी पार्टी कल हेडलाइन में आती अगर तुम ये सब नाटक नहीं करती तो। मेरी पार्टी में आए थे और तुम्हारी बचाह से वह चले भी गए। मेरी पार्टी शुरू होने से पहले खत्म कर दिया तुमने। ये कहकर वो लड़का वहां से गुस्से में चला गया। अनुषा ने अपने पास खड़े लड़के को घूरकर देखा तो वो बोला अनु, आप बहुत पावरफुल है, मेरे पापा से भी ज्यादा। अनुषा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आश्वी, इहान, तियारा और अभय शहर के बीचों बीच बने एक मल्टी कलर फाउंटेन के पास रुके थे। इहान और अभय का से टिककर अपने प्यार को देख रहे थे। तियारा और आश्वी फाउंटेन के पानी के साथ मस्ती कर रहे थे। तियारा बोली आश्वी तुझे याद नहीं लेकिन बचपन में तू, मैं और अवंश बहुत मस्ती करते थे, बड़ा मजा आता था। ये बात सुनकर इहान और अभय को जलन हो रही थी। आश्वी बोली यह अवंश कौन है। तियारा बोली हमारा दोस्त और कौन। अरे हाँ मैं तुझे बताना भूल गई थी, नेक्स्ट वीक वह आ रहा है। पता है हॉस्टल जाने से पहले वह कितना मोटा था। उसका कहना था जब वह वापस आएगा तो बहुत हैंडसम होगा और हम दोनों उससे शादी करने के लिए मरेंगे। इहान और अभय को बहुत जलन हो रही थी कि उनके ही सामने उनके प्यार किसी और लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। इहान बोला घर चले क्या। आश्वी बोली अभी तो आए थे। कि तभी करीब 10-11 कार्स ने उन लोगों को घेर लिया और उनके ऊपर फायरिंग करने लगे। वो कार्स गोल गोल घूम रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। अभय और इहान ने अपना गन्स निकाल लिया। तियारा को इन सब से डर लग रहा था। वह अपने कानों में हाथ रखकर आंखें बंद कर खड़ी थी। तभी अभय वहां आकर तियारा के पास आ जाता है। आश्वी इधर उधर देख रही थी। अभय बोला लेडी बॉस काम में चलिए। आश्वी ने इहान की तरफ देखा और कहा नहीं मुझे यही रहना है। ये कहकर इहान की तरफ भाग गई। अभय तियारा को वहां से ले जाकर कार में बैठा देता है और खुद उन लोगों पर फायरिंग करने लगा। इहान ने घूमते हुए कार्स के पहिए पर फायरिंग किया तो सभी कार्स को रुकना पड़ा। आश्वी जाकर इहान के गले लग गई। इहान बोला तुम यहाँ कार में क्यों नहीं गई। आश्वी बोली मुझे यहाँ रहना है। व्हाइट कार में बैठा 68 उम्र का आदमी आश्वी और इहान को देखकर मन में बोला इन दोनों की बचाह से मेरा बेटा जिंदा नहीं है। फ्लैशबैक। एक लड़की गुस्से में एक बूढ़े आदमी से बोली दादाजी उस आरके ने मेरे भाई को मार डाला और अब तक आपने कुछ नहीं किया, आखिर क्यों। क्या राठौड़ परिवार इतना भी पावरफुल नहीं है कि आरके के सामने जा सके। वो बूढ़ा आदमी बोला ये बात तुम्हें भी पता है कि हम आरके जैसे पावरफुल आदमी के खिलाफ नहीं जा सकते। वो लड़की बोली लेकिन इहान के खिलाफ तो जा सकते हैं ना। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला इहान तुम्हारा भाई है। वो लड़की गुस्से में बोली अधीर मेरा भाई था जिसे इहान ने आरके के हाथों मार डाला। एक 68 साल का आदमी हैरान होकर बोला क्या। वो लड़की बोली हाँ पापा अधीर को मारने के लिए इहान ने रॉयल किंग को सुपारी दी थी। रत्नाकर हवेली में जो हमारी स्पाई है उसने मुझे बताया। वो बूढ़ा आदमी बोला गलती अधीर की थी। 68 उम्र का आदमी बोला बस करे पिताजी उस पोटे के लिए इतना तड़प रहे हैं जिसे अब तक देखा तक नहीं।
लेकिन उसी पोटे ने आपके दूसरे पोटे को मार डाला जिसे आपने गोंद में लेकर खिलाया था। मुझे माफ करे, मैं उस ईहान रत्नाकर को मार डालूंगा जिसने मेरे बेटे को मार डाला। वो बूढ़ा आदमी खड़े होकर बोला। अंकुश, वो लड़की बोली, जाने दीजिए उनको दादू। वो बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेता है। उस 68 उम्र के आदमी ने आदमी और ईहान की तरफ गन पॉइंट कर गोली चला दिया। ईहान नजर जब सामने से आ रही गोली पर गई तो उसने अपने गन से उस गोली के ऊपर गोली चला दिया और दोनों गोली जमीन पर गिर पड़ा। ईहान ने लाला आंखों से सामने देखा। जब उसकी नजर का में बैठे अंकुश राठौड़ पर गई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईहान ने आशवी को घुमाकर उसके पीठ को अपने सीने से टिका लिया और आशवी के हाथों में गन रखकर उसके हाथों को अपने हाथों को बीच रखकर एक एक को गुन से उड़ाने लगा। आशवी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। तियारा का के शीशे से ये सब मौत का खेल देखकर डर चुकी थी। वो आशवी को ये सब करते हुए मुस्कुराते देखकर हैरान थी। उसके मन में ये सवाल भी था, क्या सच में यह आशवी है या उसकी कोई हमशक्ल। आपने सभी आदमियों को मरते देखकर अंकुश ने सभी को जाने का इशारा किया और सभी वहां पर से भाग गए। अंकुश भी ईहान को घूरते हुए वहां से चला गया। आशवी, अभय और ईहान काम में आ गए। तियारा बोली, यह सब क्या है? तुम लोगों के पास गन्स कैसे है? और ये लोग हमें मारने क्यों आए थे? क्या तुम दोनों सच में नॉर्मल पर्सन हो? ड्राइविंग सेट पर बैठा अभय सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था। वही ड्राइविंग सेट के पास बैठी तियारा परेशान होकर कुछ ना कुछ सवाल करे जा रही थी। पीछे की सेट पर आशवी और ईहान बैठे हुए थे। ईहान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, वही आशवी तियारा के बातों को सुन रही थी। तियारा बोली, कोई कुछ बोलेगा? ईहान बोला, मैं रॉयल किंग हूं। तियारा शौक होकर चिल्ला उठी, क्या? आशवी ने अपने कानों में हाथ रख दिया। आशवी बोली, चिल्ला क्यों रही है? तियारा बोली, तूने इतनी बड़ी बात अपने परिवार से छुपाया है और तू मुझे कह रही है मैं चिल्ला क्यों रही हूं? आशवी का के शीशे को नीचे करते हुए अपने हाथों को बाहर रखकर चेहरे पर हवा लेते हुए बोली, तू कौन सी महान है? तूने तो अपने परिवार में अपने रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं बताया है। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। सभी हैरान हो गए। अभय ने कहा कि ब्रेक लगाकर पीछे देखा। तियारा ने भी पीछे देखा। आशवी का सर ईहान के गोंद में था। ईहान बिल्कुल शॉक था। पलक झपकते ही आशवी के खून से ईहान के कपड़े रंग चुके थे। ईहान ने अपनी लाल आंखों से बाहर की तरफ देखा तो वहां व्हाइट कलर का एक कार अपने शीशे को ऊपर कर वहां से तेज रफ्तार से चला गया। ईहान के आंखों में आंसू थे। उसने आशवी को गले लगा लिया और गुस्से में कहा, हॉस्पिटल चली। का आकर हॉस्पिटल में रुकी आशवी को जल्दी से ओटी में ले जाया गया। ईहान एक टक शीशे से आशवी को देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोली, प्लीज प्रे फॉर हर, और वहां से चली गई। ईहान 2 कदम पीछे आ गया। तियारा रोने लगी। अभय के आंखों में आंसू थे। तभी आनंद परिवार परेशान होकर वहां आ गए। काशी जी और आहान जी के आंखों में आंसू थे। वो दोनों तियारा के पास आकर बोली, क्या हुआ? तियारा रोते हुए काशी जी के गले लग गई। ये सब देखकर खुद को कंट्रोल कर रखे शिवम ने ईहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हो रहा है ये सब? ईहान आंखें बंद कर नामे सर हिलाकर वहां से चला गया। ये सब देखकर शिवम भी जमीन पर बैठ गया। यहाँ ओटी में आशवी का कंडक्शन बहुत ज्यादा खराब था। उसके हार्ट रेट बढ़ रही थी। डॉक्टर उसके हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अभय ईहान को ढूंढने चला गया। जब उसने सामने का नजारा देखा वो हैरान हो गया। ईहान मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठकर बोल रहा था, मैंने कभी आपके सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन आज अपना जान भी सामने रखकर हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कुछ मांगता हूं। मुझे आशवी लौटा दो, उसे ठीक कर दो। दूसरी तरफ से निहार और आर्या भी वह आ जाते हैं। ईहान को भगवान के सामने हाथ फैलाते देखकर दोनों हैरान थे। निहार बोला, कभी अपनी मौत आंखों के सामने देखकर भी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा था ईहान ने, लेकिन आज। आर्या हाथ जोड़कर भगवान को याद कर बोली, भाभी को ठीक कर दो भगवान, बना धरती पर तूफान आ जाएगा। ओटी के अंदर आशवी का हार्ट रेट बढ़ते ही जा रहा था। सभी डॉक्टर 2 कदम पीछे आ गए और हार्ट रेट मॉनिटर पर एक सीधी लाइन खींच गई और आशवी का आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला, ईहान। यहां ईहान ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और दांत पींचते हुए खड़ा हो गया। अभय, निहार और आर्या को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ओटी से बाहर आए तो आनंद परिवार और तियारा ने आश के साथ डॉक्टर को देखा। डॉक्टर सर नीचे कर नामे सर हिला दिया। सभी जोर जोर से रोने लगे। सफेद रंग का एक महल जो मोतियों से सजा था।
शाश्वत गुस्से में बोला, ये सब क्या है? आज गॉड ऑफ वॉर ने भी सी प्रिंसेस के जिंदगी के लिए भिक्ष मांगी है, फिर भी यह सब। तभी गुरु दादा बोले, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, खुद भगवान भी नहीं। तुम्हें पता है गॉड ऑफ वॉर और सी प्रिंसेस की प्रेम कहानी कोई एक जन्म की नहीं है, जन्मों जन्मों की है। पहले भी इनके हाथ हाथों में रह गए, लेकिन प्यार अधूरा रह गया, कहानी अधूरी रह गई। उसी कहानी को पूरा करने तो इन दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। ये कहानी का अंत नहीं, आरंभ है। सी प्रिंसेस और गॉड ऑफ वॉर साथ होंगे तो आपने असली शरीर में। शाश्वत बोला, मतलब? एक 16 साल की लड़की एहान चिल्लाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ गए। उस 16 साल की लड़की ने इधर उधर देखा तो वह एक मिट्टी के घर के अंदर थी। उसने पीले रंग के कपड़े पहन रखा था। तभी वहां कुछ औरत आ गई और मुस्कान के साथ बोली, पूरे 7 महीने बाद होश में आई हो तुम। वो 16 साल की लड़की ने हैरान होकर उन औरतों को देखा, फिर अपने हाथों की तरफ जो पहले की तरह उसे छोटे छोटे लगे। उसने अपने नाक पर लगे कट को छूकर देखा तो वो वही था। वो मन में बोली, क्या मैं सपना देख रही थी? एक औरत बोली, वैसे बच्ची तुम बार बार किसी एहान का नाम ले रही थी, कौन है ये? वो 16 साल की लड़की बोली, कोई नहीं है। दूसरी औरत बोली, तुम हमें नंदी किनारे परी मिली, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? 16 साल की बच्ची ने सामने देखा। 16 साल की बच्ची अपने घर के आंगन में आकर कदम रखती है। तभी दरवाजे के पास बैठा आदमी उस बच्ची को वहां देखकर भागकर उसके पास आकर बोले, निकिता तू वापस आ गई। तुझे पता है तेरी माँ और तेरी बहन हमें छोड़कर शहर चली गई। सुना है किसी अमीर आदमी ने उसे नौकरी दे दी है। निकिता ने हैरान होकर अपनी बाबा को देखा और कहा, बाबा क्या मेरी मौत नहीं हुई थी? वो आदमी बोला, हमने बहुत ढूंढा लेकिन तेरा मृत शरीर हमें नहीं मिला। तेरी याद ना आए इसलिए मैंने तेरी सारी चीजें वहां गाड़ कर रख दिया। उस आदमी ने जिस जगह की तरफ इशारा किया था वो जगह वही जगह था जिस जगह पर उस आदिश रावत के हमशक्ल ने निकिता के बारे में पता किया था। निकिता ने अपनी आंखें बंद कर बोली, वो सब सपना नहीं था, लेकिन मैं वापस अपने शरीर में वापस क्यों आ गई? वो आदमी बोला, सुन मैंने ना शराब पीना बंद कर दिया है, तू अपनी माँ और बहन की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? निकिता घर के अंदर जाते हुए बोली, नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वह आदमी खुश हो गया। शाश्वत हैरान होकर बोला, वह अपने पुराने शरीर में कैसे चली गई? गुरु दादा मुस्कान के साथ बोले, गॉड ऑफ वॉर के प्यार की बचाह से। तियारा के आंखों में आंसू थे। वह धीमी आवाज में बोली, आश्वी थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।